तो स्टूडेंट्स, आपका जेई एडवांस 2026 का पेपर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने पेपर अच्छा किया होगा। स्पेशली मैथ्स सेक्शन बिल्कुल आपकी तरह का आया था और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फीडबैक यही है कि जिन्होंने स्कॉलर्स जिनका पैकेज और डीपीपीज लगाई हैं उनके लिए पेपर काफ़ी इजी रहा, एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन इन पेपर वन। ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बोनस होना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है सिलेबस में, उसके हिसाब से वो बाहर है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जिसकी बच्चों को भी प्रैक्टिस नहीं है और सिलेबस में है भी नहीं। बाकी पेपर ओवरऑल अच्छा था, 2-4 क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए विद इन योर जोन होगा। अब स्टार्ट करते हैं पेपर 2 से। पेपर 2 में जो सेक्शन हम कर रहे हैं अभी, वो सेक्शन सिंगल करेक्ट का है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस थे सिंगल करेक्ट के, +3 -1 में। ये क्वेश्चन जो पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वेक्टर अलजेब्रा का है और ये डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कहा जाएगा बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, क्योंकि जिस ट्रायंगल पी क्यू आर की यहाँ बात कही गई है, अगर इसे हम ऑब्जर्व करें तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ए दिया है, पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर बी दिया है और पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी दिया है। और आपसे लास्ट में जो पूछा गया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर। तो ओ यहाँ कहा गया ओरिजिन है, सो दिस इज ओ पी आर। दैट मीन्स स्ट्रेट अवे आप यहाँ से एक चीज़ चेक कर सकते हो, ये जो ट्रायंगल ओ पी आर बन रहा है उसके लिए जो एरिया आएगा वो एरिया वेक्टर, अगर हम देखते हैं तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का यूज़ करते हुए, हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी यहाँ ले रहे हैं, तो हाफ ऑफ ए क्रॉस ए प्लस बी, ये चाहिए आपको। मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा है कि यहाँ मॉड ऑफ ए प्लस बी गिवन है और मॉड ऑफ ए माइनस बी गिवन है, और एक चीज़ और गिवन है कि ए और ए माइनस बी दोनों परपेंडिकुलर हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग इज जर्नी फ्रॉम गिवन कंडीशंस टू द रिजल्ट। तो आप देखिए जो कंडीशंस है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको पता है, इससे हम ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं अटैक यहाँ करूँगा कि ए डॉट ए माइनस बी ज़ीरो, परपेंडिकुलर तुरंत लगा देंगे हम, और यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस a dot b equal to 0. So that is giving us the result that a square is equal to a dot b. Now आप चेक करिए, ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये वर्सेटाइल है। a डॉट b में मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है कि वो a स्क्वायर के इक्वल है। मतलब जब मैं इन दोनों पे वर्क करूँगा तो इन दोनों को ऐड करके a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं 21 लिख सकता हूँ, और मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये मेरा हो गया 9। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा और 4 टाइम्स ए डॉट बी मिल जाएगा। सो इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये हो गया 30, दैट मीन्स ये मेरा 15 है, और जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 21 में से 9 को तो ये मेरा 12 आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि a डॉट बी की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 3। थोड़ा ये बेटर मैं कर दूँ इसे, ये मेरा हो गया 12। अब a डॉट बी की वैल्यू 3 मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ तो मेरा a स्क्वायर आ गया। आपको तुरंत दिखेगा जब मेरा a स्क्वायर आ गया तो यहाँ से मेरा b स्क्वायर भी आ गया, दैट इज़ 12। और मेरे बैक ऑफ द माइंड में लैग्रेंज आइडेंटिटी चल रही है, ये मेरा a स्क्वायर आ चुका है यहाँ पे। तो a डॉट बी हमारा यहाँ से 3 आ गया है, और a डॉट बी 3 आते ही a स्क्वायर मेरा 3 है, और यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू हमारे मिल जाएगी। नाउ ये जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, इसके लिए आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो कि हम कहाँ पे आ चुके हैं। a क्रॉस से 0 हो चुका है तो a क्रॉस b चाहिए, और मॉड ऑफ a क्रॉस b के लिए आपको पता है आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम लैग्रेंज आइडेंटिटी कहते हैं। वो क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आ चुका है और ए डॉट बी भी है। आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, आंसर इज सी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये बीच में जेई एडवांस के रैंक्स हैं, स्कॉलर्स उनके बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इस पे आते हैं। पैराबोला का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले चीज़ जो दिखेगी वो ये है, सॉरी मुझे पेन सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले चीज़ जो दिखेगी y इक्वल टू 16x में आपको कि a की वैल्यू 4 है। उस हिसाब से आपको तुरंत ये दिखेगा कि 80 स्क्वायर 280 जो मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 ये मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट है। तो इमीडिएटली a की जगह 4 रखने पे ये बन जाएगा 4t स्क्वायर कॉमा 8t, दैट विल गिव यू t इक्वल टू हाउ मच 4। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे कहा गया है कि L टेंजेंट है पैराबोला को, ये स्टैंडर्ड पैराबोला y इक्वल टू 4x वाला, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट जो पहले बताया गया था ये t है। फिर कह रहा है L जो टेंजेंट है वो सेम पैराबोला को है सच दैट L और t परपेंडिकुलर है। तो L और t परपेंडिकुलर है तो कुछ ऐसा सा आप यहाँ बना सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपको ऐसा दिखे कि भाई ये परपेंडिकुलर है। ये जो है वो t हो गया आपका। तो ये वाला पॉइंट आपको गिवन है 64,32 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ध्यान रखना है। फिगर्स का बहुत रोल इंपॉर्टेंट है। आपने क्रॉस चेक कर लिया कि आप जो करने जा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब t इक्वल टू 4 आ चुका है। जैसा मैं आपसे क्लास में भी कहता हूँ कि पैराबोला की जान जो है वो t मेट की हुई है पैरामेट्रिक में, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे पास t के ऊपर है। t पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 1/t, उससे आप आ जाओगे कि ये स्लोप जो है वो 1/4 हो गया आपका। ये स्लोप आपका 1/4 हो गया। नाउ m1 m2 -1 से आपको इमीडिएटली दिखेगा कि जो ये L है, सॉरी मैं इसे करेक्ट कर दे रहा हूँ, ये जो लाइन L है जो परपेंडिकुलर वाला है उसका स्लोप क्या हो जाएगा भाई, m2 विल बी इक्वल टू -4 एंड दैट इज़ अगेन इक्वल टू 1/t2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू क्या हो गई भाई हमारी -1/4। और आपसे कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है x1 y1 वो x1 y1 पॉइंट ये है। ये सब जेई एडवांस की टैक्टिक होती है ताकि इतनी सारी चीज़ दे दी जाए कि आप उसमें ही गोल को घूम जाए। वो नहीं घूमना है, आपको केयरफुली ये लिखना है कि x1 y1 है, क्योंकि आप जनरली इसको t1 लेंगे कंफ्यूज कर जाएंगे। अब आप x1 y1 देख के बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि ये वही पॉइंट है t2 जो हमें चाहिए -1/4। और इसके डिस्टेंस किससे पूछिए, फोकस से। तो फोकल डिस्टेंस जैसा कि आपको याद होगा x + a होता है, x कोऑर्डिनेट प्लस a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और x क्या आ जाएगा भाई आप यहाँ से 80 स्क्वायर। सो 80 स्क्वायर प्लस a, ये फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। a की जगह हम रखेंगे 4, t की जगह -1/4 प्लस a दैट इज़ 1। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 17/4। सो एक ईजी सा क्वेश्चन जिसमें आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, अगर आप केयरफुल हैं तो नहीं होंगी। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा मैं आपसे हमेशा से कहता रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं आपके कि अगर आप बोर्ड लेवल पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए अगेन वैसा ही क्वेश्चन आया जेई एडवांस में। आपको स्टार्ट करना है यहाँ dy/dx से, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि y और x के टर्म्स सेपरेट हो जाएं। वो उसमें बहुत ईजिली हो रहा है। थोड़ा सा आपको इसमें केयरफुली सेपरेट करना है टर्म्स को। जैसे ऊपर से y³ खुद चीख चीख के कह रहा है कि भाई मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ, तो आपको उसकी पुकार सुननी है। और नीचे से कौन कह रहा है भाई, e⁻x कह रहा है कि भाई मुझे बाहर निकालो। सो 1 + y⁴। नाउ यहाँ से आप इजीली y और x के टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं, यही इसमें करना होता है। तो हम 1 + y⁴ अपॉन
वाई क्यूब, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं और उसको लगा देते हैं डी वाई के साथ, और ई की पावर 5x प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये प्लस 1 जो है ये आगे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे, इसलिए सेफली हमें इसे ऐसे ही लिखना है ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें, अपॉन ई की पावर x, और ये टर्म आ जाएगा किसके साथ, dx के साथ। इसके बाद आपको पता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कैलकुलेशंस है, एक स्टेप और देख लेते हैं, वो है y की पावर -3 प्लस वाई डी वाई। कह सकते हैं हम ऑलमोस्ट बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये आया है, प्लस ई की पावर -x dx। इसमें मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हो जाएगा आपका y की पावर -2 अपॉन -2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ई की पावर 4x अपॉन 4 प्लस ई की पावर -x अपॉन -1 प्लस सम कांस्टेंट c। इस स्टेप के बाद जो एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, वहीं पे इस मिस्टेक का स्कोप है। जेईई एडवांस में क्वेश्चन डेफिनेटली इजी आते हैं। ये एक और डेमोन्स्ट्रेशन है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ये बहुत अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशियल और एरिया के बारे में मैंने अक्सर आप लोग से कहा है क्लास में कि इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बोर्ड लेवल के आते हैं जेईई एडवांस तक में। तो अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आप इमीडिएटली पकड़ लेंगे कि यहाँ पे हमें x और y के टर्म्स को बस सेपरेट करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर में वाई क्यूब खुद से बाहर आने के लिए बेकरार था, और डिनोमिनेटर में ई की पावर x खुद कह रहा है चीख चीख के कि भाई मुझे बाहर निकालो। यहाँ से ये टर्म्स सेपरेट हो रहे हैं और 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन वाई क्यूब डी वाई के साथ चला जाएगा, और जो बचा हुआ टर्म है ई की पावर 5x प्लस 1, मैंने बड़ा सा 1 कर दिया, प्लस 1 के साथ प्लस कर दिया ताकि ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स एग्ज़ाम में काफ़ी होती हैं कि हमने पता चला कि उसको ऊपर ले लिया। तो आपको ऐसे केस में केयरफुल इसे लिखना है कि ई की पावर 5x के साथ में प्लस 1 है अपॉन ई की पावर x। ये वाला टर्म पूरा x का है, सेपरेट हो गया, dx के साथ चला जाएगा। अब आपको इसे सिंपली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y की पावर -3 प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर 4x प्लस ई की पावर -x dx। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये y की पावर -2 अपॉन -2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ई की पावर 4x डिवाइड बाई 4 माइनस ई की पावर -x प्लस सम कांस्टेंट c आ गया। अब इस कांस्टेंट c को निकालने के ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये गिवन है y नॉट इक्वल टू 1/√2। आप जैसे ही y नॉट इक्वल टू 1/√2 पुट कर रहे हैं, यहाँ से कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आते ही आपका फंक्शन आ गया। तो फिर y ऑफ ln2 आप निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेशन बचा हुआ है। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इसका आंसर जो है आपका b आता है, आप इसे चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन के साथ। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बीच में स्कॉलर्स की रैंक्स आ रही हैं जो अब तक की जेईई एडवांस में रही है। उम्मीद है इस लिस्ट में कई और नाम जुड़ेंगे इस बार। ये डेफिनेट इंटीग्रल का वही क्वेश्चन जिसके बारे में क्लास में हमेशा चर्चा होती है, किंग। तो आप देखिए किंग के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसीलिए इसका नाम किंग पड़ा हुआ है। किंग का एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, इसमें भी क्वेश्चन इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि एक मिस्टेक जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं आप कर सकते हैं इसमें, किंग लगाने के बाद आप आई को जब लिखने जा रहे हैं 0 to 2 dx अपॉन, और फॉर्मेट भी बहुत प्यारा है, इसे देखते ही आपको स्ट्राइक करेगा कि यार इसमें किंग लगाना है, लेकिन जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप एक मिस्टेक कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन का सोल है। आप देखिएगा
वो क्या है कि ये 3 की पावर x dx अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की पावर x बनेगा। दैट मीन्स कि जब नेक्स्ट स्टेप में आप इस i को लिख रहे हैं 0 to 2 3 की पावर x dx अपॉन 3 प्लस 3 की पावर x, तो बाहर में 1/3 आ रहा है जिसको आप उधर ले जाके 3i लिख सकते हो। नाउ इस 3i को और इस i को आपको ऐड करना है, तो पॉसिबल मिस्टेक है जिसके हिसाब से मैंने हमेशा कहा है कि ऑप्शन दिया जाता है वो ऑप्शन पहला ही दिया हुआ है ए। आप देखिए ध्यान से, आप जो जल्दबाजी में मिस्टेक करेंगे उसके लिए दिया हुआ है। क्यों मिस्टेक करेंगे, यहाँ 3 की पावर x है लेकिन यहाँ पे 1 है, 3 नहीं दिया हुआ है। तो आप जब ऐड करने जा रहे थे तो ओरिजिनल वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो 0 से 2 आएगा। और आप चेक करिएगा, हो सकता है आपने भी यही कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी एग्ज़ाम में कि आपने ऐड करके शायद 4i लिख दिया होगा, जबकि एक्चुअली किंग एंड ऐड के बाद यहाँ 6i आएगा एंड दैट इज़ 0 to 2 dx, दैट इज़ 2, दैट मीन्स i इज़ इक्वल टू 1/3, दैट इज़ b। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे पेपर 2 के। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन लग तो रहा है कि MOD का है, डिफरेंशिएशन का, लेकिन इसमें इन्होंने एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है। तो एक तरीका जो इसका बाइनोमियल थ्योरम का है उसे आप समझिएगा, यहाँ से एक्चुअली 2 रास्ते निकलते हैं, दोनों रास्तों को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया गया इस क्वेश्चन में। एक तरीका है इसमें कि इसमें हम बाइनोमियल से एक्सपैंड कर लें, बाइनोमियल थ्योरम से, tan c 0 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस tan c 1 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 9 सो ऑन अप टू, लिख लो tan c 10 इंटू -1 की पावर 10 जो कि 1 हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है इसे विजुलाइज करने का वो ये है कि जब आप इसे 10 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें 2 फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं। एक इसका फैक्टर है x+1, उसकी पावर 10 है। तो ये दूसरा जो है तरीका इसका x+1 की पावर 10, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। और इसको डिलीट कर देना, यहाँ शुरू करना। जो दूसरा तरीका है उसके 2 फैक्टर्स हैं, x+1 की पावर 10 और x-1 की पावर 10। और आपने अगर ऑब्ज़र्व किया है पहले कभी कि u इंटू वी के टाइप के फंक्शन को अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं याद करने हैं, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यहाँ से ये आता है u'(v) प्लस 2u'(v' प्लस u'(v'), जिसको हम सिम्बॉलिकली लिख लेते हैं u2v प्लस 2u1v1। पैटर्न वही बाइनोमियल वाला है u(v2). हर एक टर्म में टर्म्स डिफरेंशिएट हुए हैं कितनी बार, वो सम इसके इक्वल होता है। तो आप रिकॉल करके ऐसे इसे एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए ये फंक्शन आपका u है, ये वाला फंक्शन v है। तो जब 10 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहला टर्म u10v होगा और लास्ट टर्म uv10 होगा, उसके बीच में सब कुछ होगा। अब आते हैं पहले पार्ट पे। ए पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो कह रहा है आपसे, जो ए पार्ट है वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। तो x की पावर 8 के कोफिशिएंट के लिए आप देखिए कि कौन सा आपका रास्ता बेटर है, इस रूट से जाएं या इस रूट से। आपको तुरंत दिखेगा कि 10 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये मेरा टर्म जो है x की पावर 20 का है, इसको 10 बार डिफरेंशिएट करें तो x की पावर 10 देगा। ये वाला टर्म मेरा 18 है, ये 18 वाले टर्म को मैं 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करूँगा तो ये x की पावर 8 देगा। तो मेरा फोकस पूरा यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पे कि ये डिफरेंशिएट होके बनेगा -10c1 इंटू 18 है तो पहले आएगा 18, फिर अगला जो है वो हो जाएगा 17। सोन आपको लग रहा है कि ये चलेगा, कितने टर्म्स आएंगे आप तुरंत फिगर आउट कर सकते हैं। हम 10 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जाके रुकेगा कहाँ पे, ये जाके रुकेगा 9 पे।
एंड x की पावर 8 का टर्म आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा कि ये बन जाएगा -10c1 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। ओके, सो ये ए ऑप्शन आप देख सकते हो बिल्कुल सही आया है, तो इसका आंसर ए है डेफिनेटली। तो आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन आपको चेक करना है कि सही है या नहीं। यहाँ देखिए f(1) f(-1) ये स्पेसिफिकली यूज़ कर रहा है कि ये एक टर्म x+1 का है, दूसरा x-1 का है। तो अब हम जब इसे 10 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन आएगा आपका 10 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद 10c0 इंटू u10v प्लस 10c1 इंटू u9v1 सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ये लास्ट में होगा आपका 10c10 इंटू u(n)v10। नाउ जैसे ही f(1) की हम बात कर रहे हैं, x की जगह 1 रखते हैं, आप चेक करिए ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। x की जगह -1 रखते हैं, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसी का यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन में कि अब जब मैं यहाँ विजुलाइज कर रहा हूँ तो x की जगह 1 रखते ही जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका ये u जो फंक्शन है वो x+1 की पावर 10 है, तो जब ये 10 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो ये 10 फैक्टोरियल देगा। आप इसको लिखना चाहें तो ये एक्सप्रेशन आपका है 10c0, u10 का मतलब है 10 फैक्टोरियल, और v जो है आपका वो x-1 की पावर 10 है। तो आपको इमीडिएटली विजुलाइज होगा कि जब मैं f(1) लिख रहा हूँ तो ये वाला टर्म 0 होगा और सारे टर्म आगे के, ये सारे टर्म आगे के 0 होते जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला टर्म है मेरा 10c10, इसमें x+1 की पावर 10 ये आ गया, और v10 का मतलब अगेन 10 फैक्टोरियल आ गया। नाउ यू कैन ईजिली विजुलाइज कि जैसे ही मैं f(1) का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, f(1) में मेरे ये सारे टर्म 0 होते जाएंगे, क्योंकि x की जगह 1 रखने पे 0 है सारे। सिर्फ ये वाला टर्म मेरा 0 नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कह सकता हूँ कि 10c10 दैट इज़ 1 इंटू 2 की पावर 10। ओके, सो ये f(1) 10c10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका। और ऐसे ही f(-1) आप चेक कर सकते हो क्या होगा कि जब मैं x की जगह -1 रख रहा हूँ तो ये लास्ट वाला टर्म 0 होगा और ये सारे टर्म 0 होते जाएंगे। सिर्फ एक टर्म ये बचेगा नॉन ज़ीरो, जिसमें मैं x की जगह -1 रख रहा हूँ, तो क्या आएगा 10c0 दैट इज़ 1, नहीं लिखते हैं इस बार, और सीधा आ जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 10। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11 आ रहा है, तो आंसर बी भी करेक्ट है। अब आते हैं इस चीज़ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुत ईजिली आप चेक कर सकते हो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 20 का टर्म है, 10 बार डिफ्रेंशिएट किया तो x की पावर 10 बनेगा, तो इसका आंसर सी भी करेक्ट है। अब रह गई बात कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म के लिए आपको अगेन देखना चाहिए कि कौन सा बेटर अप्रोच रहेगा अपना, ये बायनोमियल एक्सपेंशन वाला या यहाँ वाला। क्योंकि कांस्टेंट टर्म जब इसमें से निकालने जा रहे हैं आप, तो डेफिनेटली इस वाले में आपको देखना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म वो आएगा जिसमें x की पावर 10 था। तो x की पावर 10 का टर्म जो यहाँ पे होगा वो आप चेक कर सकते हो कि वो होगा आपका ऑल्टरनेट चलते हुए, कि x की पावर 10 का मतलब एक्स स्क्वायर की पावर क्या रख रहे हैं, तो x की स्क्वायर की पावर रख रहे हैं 5, तो दैट वुड बी -10c5 जो कि ऑड है, और एक्स स्क्वायर की पावर 5 ये टर्म आपके काम का है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि इस वाले टर्म को, क्योंकि इसके आगे के जितने भी टर्म्स हैं उसमें एक्स की पावर जो है वो 10 से कम है, वो सारे के सारे डिफ्रेंशिएट होकर 0 हो जाएंगे। ये वाला टर्म मेरा कांस्टेंट टर्म देगा। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसको, तो क्या आ रहा है -10c5 10 टाइम्स और 10 फैक्टोरियल आ जाएगा साथ में। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो
ये इसके इक्वल नहीं है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो -10c5 इंटू 10 फैक्टोरियल होगा, इसलिए डी इसका आंसर नहीं है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और मोर देन वन करेक्ट के सेक्शन में, ये बीच में जे एडवांस की स्कॉलर्स की रैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आप चेक करिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये एपी में है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटीजर सॉल्यूशंस को देखते ही इन टर्म्स को एपी में लेके फिर आप डिस्क्रिमिनेंट पे जाएंगे, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप जा सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन पैरेलली एक रास्ता होता है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, ये दोनों पैरेलल रास्ते में हो सकता है आप फंस गए हो कुछ बच्चे सॉल्व करते वक्त भी। पैरेलल रास्ता जो है एक दूसरा है, वो है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। आप किसी भी एक रास्ते से जो आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें गो हेड करना है या नहीं करना है। सम ऑफ रूट्स, यहाँ से अगर हम रूट्स अल्फ़ा बीटा मानते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से हमारे पास आ रहा है -b/a, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आपका हो गया अल्फ़ा बीटा, अगर हमने रूट्स इसके अल्फ़ा बीटा माने हैं तो वो c/a है। नाउ ये टर्म्स AP में है, जैसे ही आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि हम लिख जाएं 2b = a + c। नाउ इसमें और इन दोनों में रिलेशन बिठाने के लिए आपको तुरंत दिखेगा कि हम a से डिवाइड कर देते हैं, तो a से डिवाइड करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 टाइम्स b/a = 1 + c/a, जिससे इक्वेशन बन जाएगा 2 टाइम्स माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 + अल्फ़ा बीटा। So that will give you -2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 1 + अल्फ़ा बीटा। अब ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या इक्वेशन ऐसा है जो फैक्टराइज हो पाएगा। अगर ये फैक्टराइज हो जाए तो इंटीजर आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है। यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन जब भी हम बात कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा अक्सर हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है। नाउ फैक्टराइज करने के लिए आप एक तरफ अल्फ़ा रखिए, दूसरी तरफ बीटा रखिए, चेक करिए फैक्टराइज करने के लिए। इधर 2 बनना है यहाँ पे तो अल्फ़ा + 2 कर देते हैं, इधर 2 आना है तो बीटा + 2 कर देते हैं। आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि यहाँ इसके लिए 4 होना चाहिए, तो आप दोनों तरफ 3 ऐड करके = 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इजीली ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यूज हैं, जिससे प्रोडक्ट 3 आए आप सोच सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन आपको इमीडिएटली दिखेगा, वो है कि अल्फ़ा को हम ले लेते हैं 1 और बीटा को 0, लेकिन तुरंत आपको दिखेगा कि शायद क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है। तो आप देख सकते हैं फैक्टराइज हम कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन आपको नज़र आया कि अल्फ़ा को 1 रख दें, बीटा को 0 रख दें, लेकिन ये सॉल्यूशन डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ गिवन है कि ABC पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये सॉल्यूशन डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आप वर्क करेंगे आपको तुरंत दिखेगा कि 2 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। एक है अल्फ़ा 1 तो ये 3 हो जाएगा, बीटा -1, लेकिन इसमें ही प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें सम ऑफ रूट जो है, पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हुआ था, अब सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा, इसका मतलब B 0 होगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ABC पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपके पास बचेगा सॉल्यूशन क्या, आपके पास सॉल्यूशन बचेगा जो जब दोनों नेगेटिव हो रहे हैं तो इसको हम -3 कर देते हैं, इसको -1 कर देते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अल्फ़ा -5 बीटा -3, ये एकमात्र सॉल्यूशन है जो एक्सेप्टेबल है। और इसके हिसाब से आप देख सकते हो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा वो हो जाएगा -8, दैट इज़ -b/a, और यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिल रही है, 8a, एंड अल्फ़ा बीटा सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 15, दैट इज़ इक्वल टू c/a। तो यहाँ से आप c को लिख सकते हैं 15a। इन दोनों का डिफरेंस जो आपका पहला ऑप्शन है c - b, जो कि 7a हो रहा है, तो ये करेक्ट है। अब कह रहा है बोथ द रूट्स आर ऑड इंटीजर, वो आपको ऑलरेडी आ चुका है, -5 -3, ये भी करेक्ट है। अगर c 15 है
तो सी को अगर हम 15 रख रहे हैं तो ए की वैल्यू 1 आ रही है और ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो ए बी की वैल्यू आपका बी यहाँ से 8 हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में सी 15 रखते ही मेरा ए 1 आ गया है और ए 1 रखते ही बी मेरा 8 आ चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं, बी 8 है, दैट मीन्स B is 8, that means this option is also correct। अब आते हैं D ऑप्शन B इक्वल टू 8 पे, कि अगर B 8 हो रहा है तो x इक्वल टू 3 इसका रूट है या नहीं है। तो B को जब मैं यहाँ 8 रख रहा हूँ तो A की वैल्यू क्या आ रही है 1 और A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 8 और C की वैल्यू 15। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। आपको इसके दोनों रूट्स पता है, फैक्टराइज हो रहा है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 पे, तो x इक्वल टू 3 नहीं रूट होगा इसका, x इक्वल टू -3 रूट होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों, पेपर 2 JEE एडवांस 1 और मोर देन 1 करेक्ट। 3D का क्वेश्चन है। जैसा मैं आपसे हमेशा कहते रहता हूँ कि 3D का क्वेश्चन ईजी आता है, इसमें हो सकता है आपको देख के डर लगे, बट बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बना है। आप देखिए P गिवन है, Q गिवन है, इन्होंने फंसाने की कोशिश करी है इस चीज़ पे कि आप P और Q ले रहे हैं यहाँ पे। P पॉइंट और Q पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं आप। P गिवन है 1 2 -1, Q गिवन है 2 3 1। अब कह रहा है S है फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट R। आप कोई R पॉइंट यहाँ ले लीजिए, गिवन है कोऑर्डिनेट्स 4 -1 5, और ये लाइन जो है ये L है। आप दूर कहीं लिख लीजिए कि अभी और भी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन है। एक और लाइन पास कर रहा है। ये टिपिकल JEE एडवांस का स्टाइल है जो उन्होंने यूज़ किया है, और जब भी आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आगे कुछ सिंपल सा होगा। वंस वी गो थ्रू दिस, R इंटरसेक्ट्स L एट अ पॉइंट T। इस R से पास करने वाला एक लाइन है जो उसे कहीं T पे कट कर रहा है, और ये जो पॉइंट S है वो कह रहा है पॉइंट S, ये कौन सा पॉइंट S है आप देखिए, फोटो परपेंडिकुलर, वो किसको डिवाइड कर रहा है भाई, लाइन सेगमेंट PT। PT को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2, तो 1 इधर है और 2 इधर है। अब इसके बाद ये कह रहा है, जो नॉर्मल चीज़ होती है कि ये मॉड डिफरेंट बता रहा है, डिनोट कर रहा है लेंथ। अब आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है, ट्राइंगल PRT। अब आप देखिए ऑर्थो सेंटर में आपको फंसाने की कोशिश की है। एक चीज़ आपको साफ साफ दिखनी चाहिए कि जो RS लाइन है इसी पे ऑर्थो सेंटर होगा, और S निकालना हमें आता है। S वेक्टर वाले तरीके से निकाल लीजिए, बहुत ईजी है कि आप R इक्वल टू इक्वेशन लिख जाइए किसकी, PQ की। PQ की इक्वेशन क्या होगी भाई, 1 2 -1 प्लस लेमडा टाइम्स, पैरामेट्रिक फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 1 एंड 2। तो इसका मतलब ये है कि जो S पॉइंट है इसको निकालने के लिए हम S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिलहाल ले सकते हैं 1 प्लस लेमडा पैरामेट्रिक फॉर्म में, 2 प्लस लेमडा एंड -1 प्लस 2 लेमडा। इस लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, RS का डॉट लेते हैं किससे, RS का डॉट हम लेते हैं PT से या PQ से। ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इससे आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप S पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से लेमडा ये डॉट प्रोडक्ट करके RS डॉट PT का डॉट प्रोडक्ट 0 करके लेमडा 2 आ रहा है। लेमडा 2 जैसे ही आप पुट करेंगे इसमें, तो S आपका क्या आ गया, 3 4 एंड 3।
आप एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं 3 4 3। नाउ ऑर्थो सेंटर के लिए सेम यही काम आप कर सकते हैं, चूंकि पी और आर पॉइंट पता है तो आप टी पॉइंट को यूज़ करते हुए जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपके लिए ये पॉइंट भी नॉन हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर वाली बात कॉम्प्लिकेटेड थी, बट आप देख सकते हो कि टी पॉइंट से जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ पे कोई और पॉइंट मान लो ये यू आ रहा है, तो इस यू पॉइंट को आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं और इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे ऑर्थो सेंटर दे देगा ओ। ऑल्टीट्यूड है दूसरा वाला, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन आपको ऑर्थो सेंटर दे देगा। और ऑर्थो सेंटर निकालने के बाद जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस ट्राइंगल पीआरटी में जो एरिया निकालने जा रहे हैं तो आपको पता है पीटी कितना है, टी पॉइंट आप ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला से निकाल चुके हैं और इसमें आपको मल्टीप्लाई क्या करना है आर एस। तो यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा और ये आपका कैलकुलेशन करके आप चेक कर लेंगे 18√5 आ जाता है। तो इसका आंसर डी और ए ये दो है, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन आ गया इसी पेपर में। डिफरेंशियल क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है पेपर 2 में। इसमें एक पैटर्न है, आपने कई बार पहले भी देखा है, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स ये मिलके एक डिफरेंशियल बनाते हैं जो कि y बाई एक्स या x बाई वाई का होता है। थोड़ा सा केयरफुली हमें देखना है कि अगर हम y बाई एक्स का डिफरेंशियल बनाते हैं तो वो देता है हमें x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है, तो हम इसी फॉर्म में इसे लेके आते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रहा है, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है ये, अपॉन एक्स स्क्वायर जो हम कर रहे हैं, तो उधर क्या बच रहा है अपने पास, आप चेक कर सकते हो माइनस एक्स। यहाँ से हम स्ट्रेट अवे आ जाएंगे, डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स पे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेट करके क्या दे देगा, y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हमारे पास कोई बाउंड्री वैल्यू कंडीशन होगी, ये रही y ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो इस बाउंड्री वैल्यू कंडीशन का हम यूज़ करते हैं और यहाँ से y ऑफ 1 इक्वल टू 0 का यूज़ करते हैं, 0 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल 0। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि ये हमारा हो चुका है माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स अपॉन 2। तो ये हमारा फंक्शन निकल गया है। फंक्शन निकल जाने के बाद पहला क्वेश्चन है लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम का, ये देखिए ए और बी ऑप्शंस। तो यहाँ से वाई डैश निकालते हैं हम, वाई डैश कहानी बता देगा कि क्या बन रही है कहानी। 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। जिसे आप फैक्टराइज करेंगे तो हाफ ऑफ माइनस √3x प्लस 1 इंटू √3x प्लस 1 ये बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। और ये इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, सेकंड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से निकाल सकते हैं कि इसका इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या है। इससे लोकल मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाएगा आपको। अब आते हैं इंक्रीजिंग की बात। तो इंक्रीजिंग अगर हम यहाँ से इंटरवल निकाल रहे हैं तो यहाँ से आपको इंक्रीजिंग का इंटरवल मिल जाएगा। वो इंटरवल आएगा आपका माइनस साइन को बाहर लेते हुए, इंटरवल आपका आ जाएगा माइनस साइन को बाहर लेते हुए -1/2 √3x माइनस 1 इंटू √3x प्लस 1 पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपको सॉल्व करना है नेगेटिव। तो नेगेटिव सॉल्व करना है तो आपका इंटरवल आएगा -1/√3 से लेकर 1/√3। इसमें फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है
और जो बचा हुआ इंटरवल है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से -1/√3 यूनियन 1/√3 से इन्फिनिटी। इसमें फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। इससे आप चेक कर सकते हैं ए बी सी तीनों ऑप्शंस। और अब आते हैं डी पे। कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 2। तो हम सॉल्व करते हैं जी एक्स इक्वल टू दिस सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बेसिकली आपको सॉल्व करना है। दैट इज 4x³ माइनस 5x² प्लस 3/2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x³ प्लस x/2। यहाँ से एक क्यूबिक बन रहा है, उसको इधर ला रहे हैं तो आप देख सकते हैं 9x³ माइनस 5x², जिसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं। इसका मतलब हम इस जगह सेफ हो चुके हैं कि एक रूट तो इसका 0 है। तो x कॉमन लेके हमारे पास आ गया 9/2x² माइनस 5x प्लस 1। सिर्फ आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। इसका d आ रहा है 25 माइनस 4 इंटू 9/2 दैट इज़ 18 पॉजिटिव है। इसका मतलब 3 रूट्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए बेवकूफ़ बनाने की दी गई है, वो है x पॉजिटिव। तो डेफिनेटली रूट्स जो आएंगे वो 2 आएंगे। तो इसका आंसर डी करेक्ट है। इसका आंसर डेफिनेटली डी करेक्ट है। और ये इंक्रीजिंग नहीं है इंटरवल में, आप चेक कर चुके हैं इंक्रीजिंग का इंटरवल नहीं आ रहा है। 1 से 2 का जो इंटरवल है उसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। लोकल मैक्सिमम मिनिमा से हम चेक कर सकते हैं कि इसका लोकल मैक्सिमम x इक्वल टू 1/√3 पे आ रहा है, जो हम पहले भी चेक कर चुके हैं। फंक्शन 1/√3 से पहले इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन जब इंक्रीज करके डिक्रीज करता है, मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक कर सकते हो कि फंक्शन 1/√3 से पहले इंक्रीज कर रहा था, बाद में डिक्रीज कर रहा था, यहाँ मैक्सिमा है। तो द आंसर इज बी एंड डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने पे डरावना है, लेकिन जे एडवांस के क्वेश्चंस की ब्यूटी यही होती है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के उसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत ईजिली रास्ता मिलता जाता है। वो अगेन इस क्वेश्चन में दिख रहा है। आप देखिए एस टी आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो बाई कॉलम, आपको बहुत ईजिली टर्म्स मिल जाएंगे। 0 - 1 1 0, सो ये 0 हो रहा है। 0 - 1 1 1, सो ये टर्म मेरा -1 आ रहा है। 1 0 1 0 से 1 आ रहा है। 1 0 1 1 से ये टर्म 1 आ रहा है। तो हम यहाँ से इजिली देख सकते हैं कि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू भी 1 है। ये सारी चीज़ें हम पुट कर देते हैं तो ये पहला वाला हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, b प्लस आयोटा a, दैट इज -1 अपॉन d प्लस आयोटा c, दैट इज 1 प्लस आयोटा। इसकी वैल्यू ये आ रही है नहीं आ रही है, कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस आयोटा से, तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये आयोटा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नीचे में 2 बन जाएगा और साथ में कुछ और आएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। ए की वैल्यू, ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इसे पुट करते हुए यहाँ पे ए ओमेगा दैट इज 0 -1 अपॉन सी ओमेगा, सी और डी दोनों की वैल्यू 1 है तो ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से आपको इमीडिएटली एक चीज स्ट्राइक करेगी कि ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसलिए 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सॉरी, जो कि ओमेगा बन जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका यूज़ किया है। अब आते हैं सी पार्ट पे। इनफैक्ट सी से मुझे ईजी अगेन यहाँ देख रहा है, डी को पहले इसको निपटा लेते हैं। ए जेड प्लस बी, ये वैल्यूज़ रख के, तो ए की वैल्यू 0, तो ये बच गया अपने पास -1 अपॉन सी और डी दोनों 1 है तो ये हो गया z प्लस 1। अब आप देखिए कह रहा है z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, आप बहुत क्लियरली ये देख सकते हैं -1 अपॉन z प्लस 1, ये भी डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि z प्लस 1 कोई रियल क्वांटिटी नहीं बन रही है। इन्होंने क्या कहा था, h क्या सेट है, h ऐसा सेट है जहाँ पे y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव आपको चेक करना है, तो इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये वाला हम चेक कर सकते हैं, अगर हम x प्लस आयोटा वाई रख दें तो -1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1
नेक्स्ट स्टेप में, ताकि हमें ये देखना है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो ये डी ऑप्शन मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस ऑफ x+1 माइनस ऑफ आयोटा वाई, और नीचे आपको पता है इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आप उसे इग्नोर करिए फिलहाल। लेकिन यहाँ माइनस और माइनस ये प्लस होके आप देख सकते हो कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, imaginary part of this complex number -1 upon z+1, that you can very clearly see that is y upon sum of two squares in denominator, जिसको आपको ध्यान देना नहीं है। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव है। अब आते हैं इस चीज़ पे, st² = st की पावर m। मैंने इसको क्यों पहले अटैक किया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शंस आ गए आप उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, पार्शियल मार्किंग का बेनिफिट है आपके पास। अब आते हैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए कि ये क्या कह रहा है। नाउ ये st हम यहाँ निकाल चुके हैं, और st² कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है, तो आप इसको कोई मैट्रिक्स A मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स A है। नाउ ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप यूज़ करें। दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट कह रहा है ये कुछ ऐसा रिजल्ट आपसे कह रहा है कि a² = a⁻m, ऐसा कोई रिजल्ट निकालना है। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i = 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 माइनस लैम्डा -1 1 एंड 1 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0, and that is minus lambda into 1 minus lambda plus 1 = 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके चेक करते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 = 0। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ से a² माइनस a + 1 = 0। ये इक्वेशन देखते हैं आपको ध्यान में आएगा कि ये फैक्टर है इसका a³ + 1 = 0 का। इसमें जैसे ही हम लोग a² माइनस a + 1 में जैसे हम a + 1 मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाता है, ये फैक्टर देखते हैं आपको याद आएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि a³ की वैल्यू, चूँकि ये मैट्रिक्स है तो मैं इस 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये -i के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a⁻6 विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a⁻6 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब हम पहुँच गए तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा कि जो चीज़ चाहिए थी हम वहाँ पहुँच गए, क्योंकि यहाँ से a⁻8 विल बी इक्वल टू a², और इमीडिएटली आपको अगला दिखेगा कि a⁻14 विल बी इक्वल टू a², क्योंकि a⁻6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो जो सीक्वेंस है वो 8 14 सो ऑन आ रहा है। और फिर से आप देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी। आप जैसे ही 8 निकालते ये लाइकली है कि आप एरर करते कि 8 16 सो ऑन आएगा, जबकि आप देख रहे हैं कि a⁻6 मल्टीप्लाई होते जाएगा तो a² आते जाएगा। तो 8 के बाद 14 14 के बाद 20 होगा, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है और इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन अगेन काफ़ी अच्छा बनाया है जेईई एडवांस ने। जैसा कि जेईई एडवांस की खासियत है, फंडामेंटल्स पे अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। इन्होंने आपको फंसाने के लिए f(2) नॉट इक्वल टू 2 एंड f(4) नॉट इक्वल टू 4 डाला है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप देखिए। सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं। जो अंडे वाला अप्रोच मैंने जनरली आपको बताया है, विजुअली चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देता है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं होती। आपको साफ साफ दिखेगा कि 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और इमीडिएटली आप विजुलाइज कर पाते हैं कि कितने फंक्शंस होंगे यहाँ से यहाँ तक। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं। अब आते हैं इस चीज़ पे कि कह रहा है कि g कोई ऐसा फंक्शन है जो सेट b से इस सेट से n में है, सो दैट g ऑफ f(x) इक्वल टू 2 की पावर x। आपको इमीडिएटली जो यहाँ सोचना चाहिए पहली चीज़ वो ये कि g के लिए उसने और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है। इसका मतलब g आपके हाथ में, आप जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं। आपको बस ये इंश्योर करना है कि जब f आप क्रिएट कर रहे हैं सेट a से सेट b में, जो कि आप देख सकते हैं गिवन है, f सेट a से सेट b में एक फंक्शन है। इधर 5 एलिमेंट्स हैं, इधर 7 एलिमेंट्स हैं। तो आपको फंक्शन इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि f(2) 2 नहीं हो, f(4) 4 नहीं हो। फंक्शन डेफिनेटली 1 1 होगा,
तभी जाके ये हो पाएगा। और कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, जो आपको आइडियली करना चाहिए कि कह रहा है, ये कह रहा है जी ऑफ एफ ऑफ 1 तो भैया मेरा 2 आना चाहिए, जी ऑफ एफ ऑफ 2 मेरा 4 आना चाहिए, ये कह रहा है आपसे। बाकी सारी चीज़ें वो फ्रीडम छोड़ रहा है आपके ऊपर। तो ये क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 होगा, क्योंकि अगर मैनी 1 होगा तो ये वैल्यूज़ भी कॉमन होंगी, जो कि नहीं है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब आप फंक्शन बनाने जब जाएंगे तो 7 में से 5 एलिमेंट आपको चूज़ करने थे इंटू 5 फैक्टोरियल, इससे आपके 1 1 फंक्शन आ जाते। लेकिन एफ ऑफ 2 2 नहीं होना है, वो माइनस करना है आपको। तो एफ ऑफ 2 2 जब हो रहा है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू जब 2 हो रही है, ये वाला केस जब आप माइनस कर रहे हो, तो क्या होगा, 6 में से आपको 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं इंटू 4 फैक्टोरियल। और आपको कौन सा केस माइनस करना है, जब एफ ऑफ 4 4 है, वो भी यही होगा 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन जब आप इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, तो जब एफ ऑफ 2 2 हो रहा है और एफ ऑफ 4 4 हो रहा है, वो वाला केस 2 बार रिपीट हो गया, तो यूनियन वाले कॉन्सेप्ट से ये माइनस होगा, दैट इज 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये है क्वेश्चन, सिंपल सा था। बस ये इसमें की कॉन्सेप्ट है कि आप जब यूनियन वाला ले रहे हैं तो आपसे माइनस वाला छूट सकता है। इसे कैलकुलेट करके चेक करेंगे, ये 1860 आ रहा है। और इस कैलकुलेशन में भी एलिगेंस है। एक मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना चाह रहा हूँ। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मैंने देखा कि जेईई एडवांस जो है वो इन कैलकुलेशंस में भी देखता है आप कितना एलिगेंटली कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7c5 की वैल्यू आपने रखी होगी, 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 21। तो यहाँ से इंटू 120, ये कैलकुलेशन भी आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए जितनी फास्ट मैंने निकाली है यहाँ पे। ये 6c4 से आपका 15 इंटू 24, और इसमें आप सिंपली 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और ये प्लस की बजाय ये माइनस में जो आपकी वैल्यू आ रही है, वो माइनस में आपकी वैल्यू है 10 इंटू 6। आप देखिए एलिगेंस क्या होता है जेईई एडवांस में, कैलकुलेशंस में भी काफ़ी जगह होता है। जो यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको यहाँ 60 का फैक्टर साफ दिख रहा है, तो ये 60 का फैक्टर मैंने बाहर निकाल लिया, तो मेरा ये हो गया 42 स्ट्रेट अवे। माइनस में 60 का फैक्टर मैंने 30 यहाँ निकाला, 2 यहाँ निकाला है, तो माइनस में हो गया 12, और प्लस में यहाँ पे आ गया 1। तो 60 इंटू 31 दैट विल गिव यू A1860। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। कि तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ने बोला है कि अ बुक सेल्फ कंटेन्स 6 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 5 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स। तो 6 मैथ्स की बुक्स हमारे पास, 5 फिजिक्स की बुक्स हैं। उसके बाद बोल रहा है कि अपन को 6 बुक सेलेक्ट करनी है रैंडम। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैथ बुक एंड नंबर ऑफ फिजिक्स बुक को अपन ने x से डिनोट किया है। तो बेसिकली जैसे हम बात करें कि नंबर ऑफ बुक्स की अगर मैं बात करूं, तो लेट से 6 बुक्स अगर हमें सेलेक्ट करनी है, तो 6 बुक सेलेक्ट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने 6 मैथ की बुक और 0 फिजिक्स की बुक सेलेक्ट करी हो सकता है कि मैंने 5 मैथ की बुक और 1 फिजिक्स की बुक सेलेक्ट करी हो, 4 मैथ 2 फिजिक्स, इसके बाद 3 मैथ 3 फिजिक्स, इसके बाद 2 मैथ्स 1 फिजिक्स, एंड फाइनली 1 मैथ एंड सॉरी, तो यहां पर 2 मैथ 4 फिजिक्स एंड 1 मैथ 5 फिजिक्स। 0 मैथ एंड 6 फिजिक्स होगा नहीं, क्योंकि 6 फिजिक्स की बुक अवेलेबल नहीं है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि x की वैल्यू की बात करें अगर, तो हेयर x इज इक्वल टू कितना है, 6 है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, 4 है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, 2। यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एंड फाइनली यहाँ पे x इक्वल टू 4 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। तो अगर अपन बात करेंगे x बराबर 0 की, तो p ऑफ x बराबर 0 कितना हो जाएगा, 3 मैथ 3 फिजिक्स सेलेक्ट करनी है, 6c3 5c3 अपॉन में 11c6। उसके बाद p ऑफ x बराबर 2 की अगर मैं बात करूं तो p ऑफ x बराबर 2 में आप देख रहे हो कि दो जगह से x बराबर 2 आ सकता है, 4 मैथ 2 फिजिक्स या 2 मैथ 4 फिजिक्स। तो 4 मैथ मतलब 6c4, 2 फिजिक्स मतलब 5c2, या फिर 2 मैथ 6c2 इंटू 4 फिजिक्स 5c4।
और टोटल तो आपको पता ही है, टोटल कितना होगा 11C 6। सिमिलरली P ऑफ x बराबर 4, तो x बराबर 4 में 5 मैथ 1 फिजिक्स और एक 1 मैथ 5 फिजिक्स। तो 5 मैथ की अगर मैं बात करूं तो 6C5 5C1, या फिर 6C1 एक मैथ की बुक एंड 5 फिजिक्स की बुक अपॉन में 11C6। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो ये कितना आ रहा है, ये 6 5 20 इंटू 10, ये आ जाएगा अपना कितना 200 अपॉन में 11C6, ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 15 और ये कितना आ रहा है 10। तो 150 यहां से आ रहा है और ये कितना आ जाएगा 1, और यहां से कितना आ रहा है 150 और ये 15 इंटू 75, तो 225 अपॉन में 116, और इसके बाद यहां से कितना आ रहा है 65, 30 यहां से आ रहा है और 6 यहां से आ रहा है, 36 यहां से आ रहा है, तो 36 अपॉन में 11C6। तो अब फाइनली फॉर्मूला लगा देंगे कि मीन जो होता है, मीन विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, उसका फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा एक्स पी एक्स होता है फॉर्मूला। तो सिग्मा एक्स पी एक्स मतलब 0 इंटू दिस, वो तो दिखाना ही नहीं है, तो 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 225 अपॉन में 11C6 प्लस उसके बाद 4 इंटू दिस, 4 इंटू 36 अपॉन में 11C6 एंड फाइनली एक x बराबर 6 और हमारा रह गया। तो P ऑफ x बराबर 6 जो आएगा, x इक्वल टू 6 कितना आ जाएगा, 6 मैथ की बुक लेनी है, तो 6 अपॉन में 11C6 विच इज 1 अपॉन में 11C6। तो इसको अपन ने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 11C6, तो ये आ रहा है 450 और ये 150, तो ये आ जाएगा 600 अपॉन में 11C6। तो ये हमारा आ गया अल्फा। क्वेश्चन बात कर रहा है 77 अल्फा की, तो 77 अल्फा अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। काफी बेसिक क्वेश्चन था जे एडवांस के हिसाब से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल अपन मेंस में भी देख रहे हैं, तो जेई के हिसाब से ये क्वेश्चन जो था कि बच्चा आराम से कर सकता था। तो इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 ने बोला है 10 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन 5 है, वेरिएंस 7 है। उनमें से फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का मीन 4 दे रखा है एंड उनका वेरिएंस है 3.5। तो हमसे बोल रहा है कि x9 और x10 के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिक, काफी बेसिक क्वेश्चन है स्टेट्स का। तो देखिए मीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मीन कितना होता है, समेशन xi बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 10, विच इज इक्वल टू कितना 5। तो यहां से समेशन xi आ गया, फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन का सम हमें मिल गया, i1 से लेके 10 कितना है 50। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। उसके बाद वो वेरिएंस दे रहा है, वेरिएंस कितना है 7। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 32 और ये इधर जाएगा तो 320 आ जाएगा। तो यहां से समेशन xi स्क्वायर आ गया 320। तो दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई, सही है। इसके बाद सेम काम हम वेरिएंस फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन के लिए भी करेंगे। तो लेट्स कॉल इट इक्वेशन ए एंड लेट्स कॉल इट इक्वेशन बी। अब फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन में भी सेम काम करना है। तो समेशन ऑफ xi, i इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके एंड 8 बाय 8 कितना दे रखा है मीन हमें 4। तो यहां से समेशन xi निकल के आ गया विच इज i इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके एंड इज 32। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। सिमिलरली वेरिएंस का फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे। वेरिएंस होता है समेशन xi स्क्वायर बाय 8, और इस बार i कहां से कहां तक है, सिर्फ 1 से लेके 8 तक, माइनस मीन कितना दे रखा है, हमें मीन दे रखा है 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 3.5। तो यहां से हम जब कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा 19.5 इंटू 8 करेंगे तो 19.5 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा 156 आ रहा है, सही है। तो यहां से समेशन xi स्क्वायर, i इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके 8 कितना आ जाएगा
156 आ गया। दिस इज इक्वेशन 4। तो अब बस हमें x9 और x10 निकालना है। तो देखिए इक्वेशन a और इक्वेशन 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 1 से लेके 10 का सम इसमें है, 1 से लेके 8 का सम इसमें है। तो इक्वेशन 1 एंड 3 a और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन a में से इक्वेशन 3 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच जाएगा, x9 प्लस x10, तो वो कितना आ जाएगा 18। सिमिलरली इक्वेशन b में से अगर मैंने इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इक्वेशन b माइनस इक्वेशन 4, तो ये दे रखा है x1 स्क्वायर से लेके x10 स्क्वायर का सम और ये 1 से लेके 8 का सम। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 का स्क्वायर बचेगा प्लस x10 का स्क्वायर बचेगा, कितना आ जाएगा 320 माइनस 156, तो ये आ जाएगा 164। तो अगेन वी हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन, तो लेट्स कॉल इट इक्वेशन 5 और whatever you can call it equation C and equation D. तो from C and D दो नंबर का सम 18 होना चाहिए, उनके स्क्वायर का सम 164। तो x9 कितना आ जाएगा 8 और x10 कितना आ जाएगा 10, क्योंकि x9 छोटा है तो वो 8 होगा, x10 कितना हो जाएगा 10। तो यहां से 3x9 प्लस 2x10 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 24 प्लस 20 विच इज 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44। तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप 11th और 12th काफी बेसिक कैलकुलेशन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का हो, जैसा हम करते आ रहे थे रेगुलर वैसे के वैसे क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कॉनिक का एक क्वेश्चन है, देखिए 13 क्या बोल रहा है, देखते हैं फटाफट इसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कंसीडर द इलिप्स, एक इलिप्स दे रखा है, उसके बाद बोल रहा है कि जो हाइपरबोला है उसके एसेंट्रिसिटी इस इलिप्स के एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है और दोनों के फोकाई सेम है। तो फटाफट से एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकाल लेते हैं। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कितना आ जाएगा, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स लेट्स कॉल इट, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स को ऐसे डिनोट कर देते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/18, तो विच विल बी 1/√3। और यहां से फोकाई ऑफ इलिप्स की अगर मैं बात करूंगा, फोकस क्या आ जाएंगे इलिप्स के प्लस माइनस a,0। तो अगर अपन देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस a कितना दे रखा है √18, e कितना दे रखा है 1/√3, 0। तो यहां से इलिप्स के फोकस आ गए प्लस माइनस √6, 0। तो हमें जो हाइपरबोला दे रखा होगा h, इस हाइपरबोला के भी फोकस कितने हैं, इसका भी फोकस हमें दे रखा है प्लस माइनस √6, 0। सही बात है। और इस हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होगी वो हमारे इलिप्स की एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है विच इज √3। तो देखिए यहां से हाइपरबोला अपन मान सकते हैं, हाइपरबोला मान लेता हूं कि x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। तो हाइपरबोला के लिए काम कर लेते हैं। हाइपरबोला में फोकस क्या होता है AE, तो AE कितना हो जाएगा √6 या माइनस √6। तो a²E² कितना निकल के आ रहा है 6 विच इज a² प्लस b²। तो यहां से तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद एसेंट्रिसिटी दे रखी है हाइपरबोला की, एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा या √3 किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b²/a²। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा b²/a² बराबर 2। तो यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम द इक्वेशन 2, तो 1 एंड 2 से हम a² b² बड़े आराम से निकाल सकते हैं। b² कितना हो जाएगा 2a²। तो यहां से a² की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 और b² जो आ रहा है वो आ रहा है 4। तो हमारे पास हाइपरबोला निकल के आ गया। हाइपरबोला जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है x² 2 माइनस y² बराबर 1। तो इतनी कैलकुलेशन हमने हाइपरबोला निकालने के लिए करी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैराबोला और ये हाइपरबोला दोनों के दोनों P और Q पे मिलते हैं विच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड D बी द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q। तो D के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। तो यहां तक तो क्लियर है, हाइपरबोला आ गया। अब हम काम कर लेते हैं हमारे P और Q निकालने के लिए। तो देखिए इस पे भी फटाफट आते हैं। तो इसके बाद ओके, तो हाइपरबोला हमारा आया था x² 2 माइनस y² बराबर 1। तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी कर्व किसी भी पॉइंट पे टकरा रहे, लेट्स से एक ये कर्व मान लेता हूं मैं हाइपरबोला का,
और ऐसी कोई पैराबोला मैं ये मान लेता हूं लेट से, तो ये वाला पॉइंट लेट से P है x1, y1 और ये पॉइंट है Q पॉइंट विच इज x2, y2। तो हमें PQ जो पूछा है उसने डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। PQ स्क्वायर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमें दोनों के x में क्वाड्रेटिक बनानी है और दोनों के y में क्वाड्रेटिक बनानी है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पैराबोला हमारे पास निकल के आया, या फिर इस हाइपरबोला को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। हाइपरबोला आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो ये तो हमारा हाइपरबोला है। सिमिलरली पैराबोला कितना दे रखा है, पैराबोला इज गिवन √5 y इक्वल्स टू x²। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, पहले क्वाड्रेटिक बना लेते हैं x में। तो क्वाड्रेटिक इन x बना रहा हूं मैं, तो x² की या फिर y की जगह मैं x को रख देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 2x² माइनस y की जगह कितना x² बाय √5 का होल स्क्वायर बराबर कितना 4। तो ये 5 है, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस का x की पावर 4 बाय 5 बराबर 4। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इस यहाँ पे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 10x² माइनस का x रेज़ टू दी पावर 4 बराबर 20। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आ रहा है x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 10x² प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। x² की वैल्यू निकल के आ रही है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा √20 अपॉन 2a। तो x² जो आ रहा है वो आ रहा है 5 प्लस माइनस √5। तो देखो यहाँ से x की 4 वैल्यूज आएंगी, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, वही वैल्यू चाहिए जिसमें x कोऑर्डिनेट कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ से एक x1 जो आ रहा होगा वो आ रहा है 5 प्लस √5 का अंडर रूट, और x2 जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का अंडर रूट ऑफ 5 प्लस √5। सही है। तो यहां से हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकल के आ गया बड़े आराम से। a² माइनस b² कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, अंडर रूट में 5 माइनस √5। सही है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कितना आ गया a² प्लस b² प्लस माइनस का 2ab, तो 5 प्लस √5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस √5 से। तो √5 से √5 कटा, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ रहा है 25 माइनस 5 √20 विच इज 2√5, तो माइनस का 4√5। ये तो हमारे पास आ गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहां से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकल के आ चुका है 10 माइनस 4√5। सिमिलरली अब फटाफट से y निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं यहां से y में कैलकुलेशन कर रहा हूं ब्लैक पेन से। तो दोबारा से क्वाड्रेटिक बनाएंगे अपन, क्वाड्रेटिक इन y। तो सिंपली x² को रिप्लेस कर देना है, तो 2 इंटू x² की जगह मैं क्या रख दूं यहाँ पे √5y माइनस का y² बराबर 4। तो देखिए बच्चों यहां से निकल के आ रहा है y² माइनस का 2√5y प्लस 4 बराबर 0। तो इस इक्वेशन के रूट है ना y1 y2, तो हमें क्या चाहिए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर चाहिए। तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ रूट का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा √d बाय मॉड a तो कितना है 1 होल स्क्वायर विच इज d के बराबर। तो यहां से सिंपली d की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज b² माइनस 4ac, d इज इक्वल्स टू 4 विच इज द वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बड़े आराम से d² की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। d² कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 4√5। तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा -4। तो a की वैल्यू सॉरी 14 है और b की वैल्यू कितनी है -4। तो a माइनस b यहाँ पे निकल के आ गया 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 18। तो 18 इज द आंसर। क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो 14 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे के आंसर काउंटिंग में मिस्टेक कर सकता है बच्चा।
कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझे। तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो उसने बॉक्स अल्फा के बारे में बता रखा है कि GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब उसने दो फंक्शन दे दिया है, f भी दे दिया, g दे दिया है, और बोल रहा है कि f -3 से 3 में f जिन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वो सेट A का पार्ट है, -3 से 3 में g जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है दैट इज द पार्ट ऑफ सेट B। तो वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है A और B में, राइट। तो सबसे पहले अपन g पर आ जाते हैं। तो देखिए g ऑफ x में g ऑफ x कितना है, g ऑफ x लिखा हुआ है x³ साइन स्क्वायर पाई ऑफ ln ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल x, सही है। मैंने x माइनस बॉक्स x को कितना लिख दिया, फ्रैक्शनल x। तो हमें क्या देखना है कि -3 से 3 में, देखो बच्चों g जहां पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा वो ऑब्वियसली कहां पे हो सकता है, जहां पे फ्रैक्शनल x क्या आ रहा होगा, डिसकंटिन्यूअस, विच इज ओनली एट -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो हमें सिर्फ इन्हीं x की वैल्यू पे चेक कर लेना है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, सही है। क्योंकि यहां पे x³ इन्वॉल्व है तो इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एट x बराबर 0 की बात करूं आपसे, सो एट x बराबर 0 g ऑफ 0 कितना आ रहा है, 0, g ऑफ 0 प्लस कितना आ जाएगा, 0 से हल्का सा बड़ा भी लेंगे तो ये तो ऑलमोस्ट 0 है, इनटू फाइनाइट तो विच इज 0, एंड सिमिलरली g ऑफ 0 माइनस भी कितना आ जाएगा, 0, ऑलमोस्ट 0 इनटू फाइनाइट, अगेन कितना आ गया, 0। तो हम देख रहे हैं कि g जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पे। तो g इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, तो g ऑफ x कंटिन्यूअस आ रहा है एट x बराबर 0, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। बाकी जितने भी x आएंगे विच इज 1 एंड 2, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 की बात करूं आपसे तो यू कैन से कि यार g ऑफ 1 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं फटाफट। मैं बात कर रहा हूं एट x बराबर 1, तो g ऑफ 1 निकालो, फ्रैक्शनल ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0, ln 1 इज 0, तो ये तो आ गया 0, सही है। g ऑफ 1 प्लस की अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, g ऑफ 1 प्लस 1 से हल्का सा अगर मैंने बड़ा लिया इसमें, तो फ्रैक्शनल x का जो ग्राफ होता है, अब देखिए ये 1, तो 1 से हल्का सा अगर मैंने बड़ा ले लिया तो फ्रैक्शनल x कितना हो जाएगा, 0, तो अगेन ये ln 1 बनेगा विच इज 0, तो ये 1 से हल्का सा बड़ा इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, अगेन 0 ही होने वाला। g ऑफ 1 माइनस की अगर मैं बात करूं, 1 माइनस 1 से हल्का सा छोटा, 1 से हल्के से छोटे में फ्रैक्शनल x की वैल्यू कहां पे जा रही है, 1 पे, तो फ्रैक्शनल x इज रिवॉल्विंग अराउंड 1, तो ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं इसको, तो ln 2, तो 1 से हल्का सा छोटा इंटू पाई इंटू ln 2, तो विच इज नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, तो g ऑफ माइनस g की वैल्यू एट x बराबर 1 से हल्का सा छोटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एट x बराबर 1 फंक्शन कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई। तो सिमिलरली होगा क्या, 1 पर डिसकंटिन्यूअस आएगा, 2 पे डिसकंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि सब जितने भी आप इंटीजर लोगे उन सारे इंटीजर से जस्ट आगे, जैसे 2 पर भी आप लो, 2 से जस्ट आगे फ्रैक्शनल ऑफ 2 प्लस कितना हो जाएगा, 0, तो ln 1 बनेगा विच इज 0, तो ये वाली चीज हमेशा 0 आएगी। 2 से हल्का सा मैं पीछे जाऊंगा, तो 2 से हल्का सा पीछे जाऊंगा तो फ्रैक्शनल की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो ये ln 2 बनेगा, साइन ऑफ पाई ln 2 नॉन जीरो, तो हमेशा ये नॉन जीरो आएगा। तो 2 प्लस पे 0 आ रहा है, 2 माइनस पे नॉन जीरो आ रहा है, तो इसलिए 2 पर भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो g ऑफ x इस पर तो कंटिन्यूअस मिला हमें, और बाकी सब पर, इस पर भी डिसकंटिन्यूअस है, इस पर भी डिसकंटिन्यूअस है, इस पर भी डिसकंटिन्यूअस है, और इस पर भी डिसकंटिन्यूअस है, सही है। तो यहां से b सेट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास निकल के, तो b सेट हमारे पास आ रहा है -2, -1, 1 एंड 2। तो ये तो b सेट की बात हो गई। अब आ जाता है a सेट पर, ठीक है। तो सेट ए पर आता है। सेट ए देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है सेट ए। सेट ए में क्या चल रहा है कि अब की बार एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर
पाई टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एक्स है ना, ये सही है, पाई टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एक्स। तो देखिए कहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है, -3 से 3 में, उन्हीं जगह पे हम चेक करेंगे जहां पर बॉक्स या फ्रैक्शनल क्या हो रहा होगा, इंटीजर बन रहा होगा। तो -3 से 3 में अगर मैं बात करूंगा तो x की वैल्यू अगर -3 से 3 है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि इफ x इज फ्रॉम -3 से 3, इफ x इज फ्रॉम -3 से 3, तो x क्यूब कहां से कहां तक हो जाएगा बच्चों, -27 से +27 होने वाला है। तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, वो x पे बात कर लेते हैं जिस पे x क्यूब फ्रैक्शन, सॉरी x क्यूब क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। तो आप खुद सोचिए जिस x पे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से x क्यूब इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4⁻⁴ तो ये एक ऐसा x है जो इंटीजर नहीं है, बट x क्यूब कैसा आ रहा है, इंटीजर। जिन x पर x क्यूब इंटीजर आ रहा है बट x इंटीजर नहीं है, उन पर फ्रैक्शनल x डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, फ्रैक्शनल x विल बी कंटिन्यूअस। तो ये ग्राफ जो होगा वो हमेशा इन x के नेबरहुड में ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ये वाला ग्राफ हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमेशा ओवरऑल फंक्शन कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो सारे x जिन पर x क्यूब इंटीजर बन रहा है बट x इंटीजर नहीं है, उन सारे x पर तो f डेफिनेटली क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। सो दैट मींस कि यू कैन से कि यार जो जो x क्यूब की वैल्यूज है विच आर कहां से कहां तक, -26 -25, ऐसे करते करते तो वी कैन से कि x क्यूब की कौन कौन सी वैल्यूज अपन ले सकते हैं, -26 -25, ऐसे करते करते 0 1 2 से लेकर 26, इनमें से वो सारे हम x हटा देते हैं जिन पर x क्यूब भी क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है। तो x क्यूब जिन कौन कौन से इंटीजर x पर x क्यूब आएगा, तो एक तो 0 आएगा, 0 हम हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं, -1 हटा देते हैं, -2 हटा देते हैं। तो ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे हमको, मैं ये बोल रहा हूं। तो ये कितने हो गए, 26 × 2 52, ये वाले तो आ गए 53, ये 53 है और ये कितने हैं 5, तो 48 तो हमारे पास आ चुके हैं कि ये जो 48 है भैया, इन 48 पर तो होना ही होना है डिसकंटिन्यूअस। अब इनमें से देख लेते हैं कि जिन पर x भी इंटीजर बन रहा है और x क्यूब भी इंटीजर बन रहा है, उन पे क्या चल रहा होगा। तो देखिए फटाफट से आता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल पकड़ लेता हूं, जब x क्यूब की वैल्यू 8 हुई, मतलब कि जब x कितना हुआ, 2 हुआ, सही बात है। अब बच्चों देखो f(2) अगर मैं निकालूंगा, f(2) कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ 2 इज 0, तो ये साइन 0 बन रहा है, ln 1 इज 0, तो f(2) तो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अगर मैं f(2 प्लस की भी बात कर लेता हूं, f(2 प्लस समझना थोड़ा सा, f(2 प्लस मतलब x क्यूब हो जाएगा 8 से हल्का सा बड़ा, 8 प्लस हो जाएगा ना ऑलमोस्ट, 8 से हल्का सा बड़ा का बॉक्स तो होगा 8 इंटू 2 से हल्का सा बड़ा अगर मैंने ले लिया फ्रैक्शनल को, तो 2 प्लस के लिए कितना हो जाता है, h आ जाता है विच इज 0। तो ये ऑलमोस्ट कितना बन रहा है, ये तो 0 ही बन रहा है, टेंडिंग टू 0 है, ln 1 इज 0, तो ये 8 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। बट अगर मैं f(2) माइनस की बात करूं आपसे, f(2) माइनस पर 2 क्यूब कितना हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 से हल्की सी छोटी है तो x क्यूब क्या होगा, 8 से हल्का सा छोटा, 8 से हल्का से छोटे का बॉक्स कितना हो जाएगा 7 इंटू वापस से फ्रैक्शनल x का दिमाग में ग्राफ दिमाग में रखना, 2 से हल्का सा छोटा अगर x है तो फ्रैक्शनल x कहां पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 1 हो गया। अगेन साइन स्क्वायर तो कितना होने वाला है, साइन स्क्वायर पाई बनने वाला है, अगेन ये तो 0 बनेगा, ln 1 इज 0, तो 0 ही आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि x बराबर 2 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो हो क्या रहा है, अब दोबारा से आता है कि अगर मैं x की वैल्यू इंटीजर देख रहा हूं, लेट्स से x की वैल्यू 1 देख रहा हूं, तो 1 पर तो ये हमेशा 0 आ रहा है, 1 से हल्का सा अगर मैंने बढ़ा लिया, 1 से हल्के से बड़े का बॉक्स कितना, फ्रैक्शन कितना होगा 0, तो साइन 0 बनेगा, ln 1 बनेगा, दोबारा से 0 आ रहा है। 1 से हल्का सा छोटा भी लिया
तो भी फ्रैक्शनल एक्स उस टाइम पे कितना आ जाएगा 1, साइन ऑफ पाई अगेन 0 आ जाएगा, तो ln 1 बनेगा विच इज अगेन 0। तो ये वैल्यू हमेशा ही 0 आ रही है उन x पे, उन सारे इंटीजर x पे। समझ में आ रही बात? तो सारे इंटीजर x पे यू कैन से जैसे जैसे x की वैल्यू इंटीजर है उन सारे x पर f कैसा आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो इन सारे पॉइंट पर x तो इंटीजर था, तो इन सारे पॉइंट पर f कैसा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। सही है। तो अगर मैं a सेट अभी अब हमारे पास आ चुका है, a सेट कौन कौन से वैल्यूज ले रहा है, -26 -25 से लेकर 26, और इनमें से कौन सा उड़ा दूं मैं, इनमें से आप इंटीजर वाले x उड़ा दो। कौन कौन सा, a सेट, सॉरी a की बात चल रही है ना। तो देखिए अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो सेट a के जो एलिमेंट आ रहे हैं बेटा वो आ रहे हैं 26 की पावर 1/3, माइनस का 25 की पावर 1/3, माइनस का 24 की पावर 1/3, ऐसे करते करते 0 आएगा और ऐसे करते करते 26 की पावर 1/3 तक पहुंच जाएंगे। इनमें से कौन कौन से x हटाने हैं जिन पर ये इंटीजर बन रहा है, तो कौन कौन से आ गए, एक तो आएगा -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा एंड 2 आएगा। तो ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए आ गई 53 -5, 53 -5 कितना आ गया, 48 आ गया। कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी कितना आ रहा है, बी तो हमने निकाला था, सिर्फ 2 पर 0 पर ही क्या था, कंटिन्यूस था। तो माइनस का 2 माइनस का 1 1 एंड 2 को, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, मॉड ए इज 48 प्लस 2 टाइम्स मॉड बी इज 8 एंड ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एलिमेंट देखो कॉमन ही नहीं आ रहा, तो विच इज 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 56 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें बच्चे क्या एक भी एक्स अगर छूटा तो पूरा मार्क लूज कर देगा वो। तो क्वेश्चन इज वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। तो आई विल से कि ये क्वेश्चन था कि जिसमें आपका टाइम जाना था। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो इसमें एक्स ढूंढने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता। तो अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे हैं ये वाला क्वेश्चन है जो स्टैंड आउट हो रहा है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो अब आगे चलते हैं और इस पैराग्राफ पर आते हैं। पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि हमें देखिए एक C1 कर्व दे रखा है, एक C2 कर्व भी दे रखा है, दोनों 0 से 10 पाई दे रखे हैं। बोल रहा है कि n बी द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2, और उसके बाद बोल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्होंने बोल दिया कि ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर दी, दीज आर दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब बात कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में तो देखिए वो n ही पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में वो n पूछ रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में वो एरिया निकलवा रहा है C1 C2 का फ्रॉम x बराबर अल्फा 1 से x बराबर अल्फा 4। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, सारे अल्फा के नंबर्स काउंट करने की टोटल कितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है। उसके बाद वो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट निकाल के हमें देखना पड़ेगा कि अल्फा 1 कौन सा और अल्फा 4 कौन सा है, और फिर उसके बाद हमें अल्फा 1 से अल्फा 4 में एरिया भी बताना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। अगर जल्दबाजी में करेंगे, कोई बच्चा कर रहा होगा तो हो सकता है कि उसने अल्फा 4 को आगे पीछे करके आंसर पूरा गलत निकाल दे। तो एक क्वेश्चन है जो पेशेंस के साथ करना पड़ेगा हमें, राइट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है। तो क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है कि n बता दो विच आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। तो C1 एंड C2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तो मैं क्या करूंगा, आप डायरेक्टली C1 बराबर C2 कर दो। तो e की पावर -x बराबर e की पावर -x टाइम्स ऑफ साइन x प्लस कॉस x। तो e की पावर -x से e की पावर -x कट जाएगा, तो यहां से निकल के आ रहा है साइन x प्लस कॉस x बराबर 1। तो 1/√2 से अगर मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो यहां से वी कैन राइट की कॉस ऑफ x -π/4
बराबर कितना 1/√2 बच्चों, 1/√2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं x माइनस π/4 जो आएगा, x माइनस π/4 जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस π/4। सही है। तो अगर मैंने एक बार प्लस के साथ इसको लेना है और एक बार माइनस के साथ लेना है, अगर मैं प्लस के साथ लूंगा तो माइनस का π/4 उधर जाएगा, प्लस का π/4, तो π/4 दो बार ऐड होने वाला है। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2n पाई प्लस π/2। अगर मैंने माइनस के साथ लिया तो माइनस π/4 कट जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2n पाई आएगी। सही है। तो सबसे पहले तो हम x निकाल लेते हैं कि इसमें कौन कौन से x आ रहे हैं जो 0 से 10 पाई में है। तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें n की वैल्यू 0 रख के तो मुझे π/2 मिल रहा है, इसमें n की वैल्यू 0 रख के मुझे एक तो π/2 मिल रहा है, उसके बाद 5π/2 मिल रहा है एट n बराबर 1, फिर 9π/2 मिल रहा है, उसके बाद 13π/2 मिल रहा है एंड देन 17π/2 मिल रहा है। सही है बच्चों। 21π/2 तो 10 पाई से ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, 10.5 पाई, तो वो हम लेंगे नहीं। तो ये तो 5 आ रहा है। इसमें हमें कौन कौन से मिल रहा है, n बराबर 0 रखूंगा अगर मैं तो एक तो 0 मिल रहा है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 10 पाई। तो बेसिकली ये हमारे सारे अल्फाज आ गए जिन जिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितने अल्फा आ रहे हैं यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 और 2 5, और यहां से कितना आ रहा है 0। अच्छा यहां से 8 पाई छूट गया हमारा ना, तो ये 6 और ये 5 कितना आ गया 11 अल्फा आ रहा है। तो बेसिकली n की वैल्यू आ गई है 11 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे निकल के आ रहा है। तो n बराबर कितना आ गया 11 आ गया। सही है बच्चों। तो n की वैल्यू तो 11 आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या करवा रहा है हमसे, अल्फा 1 और अल्फा 4 के बारे में बात कर रहा है। तो पहले इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। अल्फा 1 कौन सा होगा 0, उसके बाद अल्फा 2 आएगा विच इज π/2, उसके बाद अल्फा 3 आएगा विच इज 2 पाई, उसके बाद अल्फा 4 आएगा विच इज 5π/2। तो ये वैल्यू हमारी क्या है अल्फा 4 है और ये वैल्यू हमारी क्या है अल्फा 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का तो आंसर निकल के आ गया है विच इज 11। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 11 है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 ने देखो वही बात कर रहा है कि बीटा बी द एरिया एंक्लोज बिटवीन द C1 एंड C2 फ्रॉम अल्फा 1 से अल्फा 4। तो अल्फा 1 से अल्फा 4 में अगर मैं बात करूं तो अल्फा 1 अभी निकाला अपन ने कितना है 0, उसके बाद अल्फा 2 जो आया वो आया 5π/2। तो बच्चों वैसे तो हमें पता है कि C1 कर्व जो है वो है e की पावर -x, C2 कर्व जो है वो है e की पावर -x इंटू साइन x प्लस कॉस x। तो दोनों के दोनों कर्व की अगर मैं बात करूंगा तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा कर्व नीचे है। 0 से 5π/2 में C1 कब ऊपर है C2 कब ऊपर है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो इस चीज को देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं देख लेता हूं कि यार when C1 is greater than or equal to C2 तब उस टाइम पे क्या हो रहा होगा। तो C1 greater than equal to C2 में e की पावर -x is greater than equals to e की पावर -x into cos x plus sin x। e की पावर -x से e की पावर -x कट गया, तो यहां से कितना निकल के आ रहा है cos x plus sin x is less than or equal to 1। तो 1/√2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहां से डायरेक्टली वी कैन से कि यार cos of x minus π/4 is less than equals to 1, सॉरी इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। तो एक बात क्लियर हो रही है कि जब जब C1 बड़ा होगा C2 से तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी, एंड सिमिलरली C2 जब बड़ा होगा C1 से तो ये रिवर्स हो जाएगा ना। तो हम देख लेते कौन कौन से x के बारे में बात चल रही है। तो पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 से अगर मैं देखूं 0 पे वैल्यू कितनी ले रहा है 1/√2, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बनने वाला है बच्चों, राइट। तो ये 0 है, ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एट x बराबर π/4 पर। ये वैल्यू जो आ रही है ये कब आ जाएगी जब ये π/2 प्लस π/4 बनेगा विच इज 3π/4। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी
जब ये पाई प्लस पाई बाय 4 बनेगा विच इज 5 पाई बाय 4, ये वाली वैल्यू कितने पे आएगी 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 विच इज 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। ये वाली वैल्यू है 1 बाय 0 पे वैल्यू कितनी ले रहे हैं 1 बाय रूट 2, और हमें यही देखना है कि यार y की वैल्यू या cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 या उससे छोटी कब कब है, सही है। तो अब यहाँ पे हम 5 पाई बाय 2 को और देख लेते हैं। 5 पाई बाय 2 जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, 5 पाई बाय 2 अगर मैं रख दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई, दिस इज 2 पाई, 2 पाई, और ये आ रहा है हमारा 5 पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 पाई बाय सॉरी, तो 5 पाई बाय 2, 1 सेकेंड, नहीं ये नहीं आ रहा, हाँ 5 पाई बाय 2 अगर मैं रखूंगा तो 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 पे भी वैल्यू कितनी जाएगी 1 बाय रूट 2 जाएगी, तो ये आ रहा है हमारा 5 पाई बाय 2। तो बच्चों इतना अपन ने कर लिया कि हमें ये पता चल गया कि C1 कब कब बड़ा है C2 से। तो इफ वी मार्क द रीजन वी कैन आइडेंटिफाई कि जब जब C1 बड़ा हो रहा होगा तो cos हमेशा 1 बाय रूट 2 से नीचे रहा होगा, तो ये वाला रीजन है, सही बात है। तो वी कैन से कि यार C1 कब कब ऊपर है C2 से, तो C1 ग्रेटर देन और इक्वल टू C2 जब x की वैल्यू ये कितना है, ये तो पाई बाय 2 है, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से 2 पाई है, सही बात है। और जब जब C1 छोटा है C2 से उस टाइम पर x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है 0 से लेके, C1 कैसा है छोटा है, तो C1 जब छोटा होगा तो cos हमेशा बड़ा होगा 1 बाय रूट 2 से, तो 1 बाय रूट 2 से बड़ा कब होगा जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है, यूनियन और कहां से कहां तक है 2 पाई से 5 पाई बाय 2, 2 पाई से 5 पाई बाय 2, सही है। तो बच्चों देखो अब हमें ये भी पता चल गया कि C1 कब कब ऊपर है C2 से। अब हमें कुछ नहीं करना, जो भी ऊपर होता है हमें क्या करना है इंटीग्रेशन में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके हम एरिया निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया का एक्सप्रेशन अब बनाए तो देखिए एरिया का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन 0 से, तो यहां पे अपन कर लेते हैं एरिया, एरिया जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 में कौन बड़ा है C2 बड़ा है, तो C2 माइनस C1 करना पड़ेगा, तो C2 माइनस C1 किया तो साइन x प्लस कॉस x माइनस 1 आ जाएगा dx, प्लस उसके बाद पाई बाय 2 से 2 पाई में बच्चों, पाई बाय 2 से 2 पाई में कौन बड़ा है C1 बड़ा है, C1 बड़ा है C2 से, तो C1 माइनस C2 करूंगा तो पहले वाले में से दूसरा वाला उड़ाऊंगा तो 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को dx, प्लस उसके बाद 2 पाई से 5 पाई बाय 2 में ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2 पाई से 5 पाई बाय 2 में दोबारा से क्या हो गया देखो C1 छोटा हो गया C2 से, तो C2 माइनस C1 करना पड़ेगा मेरे को, तो C2 माइनस C1 करूंगा तो कितना आ जाएगा e की पावर माइनस x साइन x प्लस कॉस x माइनस 1 dx, सही है, क्लियर है यहां तक। तो अब ये वाला इंटीग्रेशन हमें कर लेना। अब हमें दिख रहा है कि इसमें तो डायरेक्टली e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लग जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली एरिया की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस 5 पाई बाय 2 प्लस 2 रेज टू द पावर e की पावर माइनस पाई बाय 2, तो ये वैल्यू हमारा बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज द एरिया। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं तुमसे, वो पूछ रहा है कि बीटा माइनस दिस, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए फिर फटाफट से इसको देख लेते हैं यहाँ पर ही। तो ये अब वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाय पाई, बीटा में से 2 e की पावर माइनस 5 पाई बाय 2 उड़ा देंगे तो कितना बचेगा ln के अंदर
ई की पावर -5 π/2, तो ये आ जाएगा -5 π/2 आगे आ जाएगा, तो 5/2 आ रहा है इसका आंसर। सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5। क्लियर है? तो इसमें हमें ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आप लोगों को, बट डुएबल है, इंटीग्रेशन डुएबल है सारे। सही है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम आ जाते हैं इस पैराग्राफ पर, 17-18 पैराग्राफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे पहले आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एलिप्स दे रखा है x² + 4y² = 1, दूसरा एलिप्स दे रखा है 4x² + y² = 1। तो वैसे ही देख के समझ में आया कि अगर मैंने x को y से और y को x से रिप्लेस कर दिया तो इंटरचेंजेबल आ रहा है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों कर्व क्या हो गए, y = x के अबाउट सिमेट्रिक है। खैर ये तो चलो एक ऑब्जर्वेशन था, जब यूज होगा तो तब देखेंगे। 17 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि P be the point in the first quadrant where both the ellipse intersect if the theta is the angle between the tangents to the given ellipse at P। तो बेसिकली हमें क्या करना है, दोनों एलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उस पॉइंट P से दोनों टेंजेंट, दोनों एलिप्स पे टेंजेंट बनानी है और उनके बीच का एंगल चाहिए। तो देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे E1 और इसे E2 एलिप्स बोल दूं, तो E1 एलिप्स जो हम बनाएंगे, E1 एलिप्स में हम लिख सकते हैं कि E1 को मैं दोबारा अगर लिखना चाहूं तो E1 में लिख सकता हूं x² / 1 + y² अपॉन 1/4 = 1। एंड सिमिलरली अगर मैं E2 लिखना चाहूं तो E2 में लिख सकता हूं x² अपॉन 1/4। E2 कितना जाएगा, x² अपॉन 1/4 प्लस y² = 1। तो दिख रहा है E1 जो होगा वो इलोंगेट अलोंग दी x एक्सिस है, E2 जो है वो इलोंगेट अलोंग दी y एक्सिस है। तो अगर मैंने इसका डायग्राम बनाया तो डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये E1 है, ये E2 है। सो दिस इज E1 एंड दिस इज E2। वैसे तो दिख रहा है ना कि चारों के चारों पॉइंट क्या होंगे, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होंगे, तो एक पॉइंट भी अगर आ गया तो हम सारे पॉइंट बता सकते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट P। तो इसमें अगर हम देखें P पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी E1 पे ऐसे, E2 पे बनेगी ऐसे, तो ये जो एक्यूट एंगल है थीटा, इसी की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो पहले हम E1 और E2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, आप क्या करिए, या तो E1 x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं या फिर y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो एक काम कर लेता हूं मैं, यहां से जो x² आ रहा है, x² कितना है 1 - 4y², इस x² की वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं। तो यहां से निकल के आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ x² विच इज 1 - 4y² प्लस y² = 1। तो माइनस का 16, तो उधर जाएगा तो 15y² आएगा, और ये 4 और इधर आएगा तो 3 हो जाएगा ये। तो y² आ रहा है 1/5, तो y जो आ रहा है वो ±1/√5 आ रहा है, बट हमें क्योंकि P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है इसीलिए y की वैल्यू मैं 1/√5 ले लूंगा। तो y अगर 1/√5 आ जाएगा तो यहाँ से हम डायरेक्टली x भी बता सकते हैं 1/√5, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं 1/√5, 1/√5। अब तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। लेट से इस वाली टेंजेंट को जो E1 पर है उसको मैं T1 बोल देता हूं, और जो E2 पर है उसको मैं T2 बोल देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ T1 कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ T1 कितना, x(x1) y(y1), तो x इंटू x1 प्लस 4 टाइम्स y इंटू y1 बराबर 1। तो T1 की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x + 4y = √5। ऑन द सेम नोट E2, इक्वेशन ऑफ T2 जो निकल के आएगा, इक्वेशन ऑफ T2 वो कितना आ जाएगा 4x + y = √5। तो बोल रहा है कि इन दोनों के स्लोप, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल बता दो। तो अब तो ये काफी आसान हो गया। इसका स्लोप क्या आएगा, -1/4, इसका स्लोप कितना आएगा -4। तो tan थीटा बताइए बच्चों कितना होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2।
तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 जब मैं लगाऊंगा तो ये कितना निकल के आ रहा है 15/8 आ रहा है निकल के। क्वेश्चन ने क्या पूछा है 4 tan थीटा पूछा है, तो 4 tan थीटा कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। तो 4 tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो निकल के आ रही है 15/2। तो 7.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि 7.5 इज द आंसर। क्लियर है? काफी बेसिक। आप देख रहे हो कि पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी जितने भी कॉनिक के क्वेश्चन है वो सारे के सारे स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो अगर किसी बच्चे ने मैथ से पेपर अपना स्टार्ट किया होगा और उसने अगर बेसिक लेवल पर भी कंसेप्ट में एकदम क्लैरिटी के साथ तैयारी करी है, उस बच्चे के मैथ के सवाल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार का पेपर ऐसा है कि जो मैथ नैया को बचा रही है, आपकी नैया डूबने से बचा रही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये तो क्लियर हो गया। तो यहां से हमने अब 18 में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ द कॉमन रीजन दैट लाइज इनसाइड बोथ द इलिप्स। तो जो हमने इलिप्स बताया है उसमें कॉमन रीजन का एरिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो पहला इलिप्स, तो ये तो हमारा हो गया E1 इलिप्स। सिमिलरली ये हो जाएगा E2 इलिप्स। ये जो पॉइंट है बेटा ये वाला पॉइंट है 1/√5 कॉमा 1/√5। वैसे तो मैं सारे पॉइंट बता सकता हूँ। ये वाला पॉइंट कितना होगा, सिमेट्रिक है ना पूरा इलिप्स, दोनों के दोनों इलिप्स कैसे सिमेट्रिक है। तो ये वाला पॉइंट माइनस का 1/√5 कॉमा 1/√5 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो हमसे इस एरिया की बात कर रहा है। अगर इसे मैंने थोड़ा लाइट पेन से शेड किया तो इस रीजन की बात वो करना चाह रहा है हमसे। इस रीजन का एरिया बता दो जो दोनों में कॉमन है। तो अभी हमने E1 इलिप्स जो देखा, E1 हमारा आया था ओके E1 इलिप्स जो मैंने माना है, लेट्स कॉल इट E1 एंड लेट कॉल इट E2। तो E1 इलिप्स इज x² प्लस 4y² बराबर 1। E2 इलिप्स जो है वो है 4x² प्लस y² बराबर 1। तो क्वेश्चन इस एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एरिया जो होगा वो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, क्योंकि यार x और माइनस क्योंकि दोनों के दोनों इलिप्स कैसे हैं, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। तो अगर मैंने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए सम, तो मैं सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसमें भी आप देखिए मजे की बात क्या है, जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि ये दोनों के दोनों इलिप्स की खास बात क्या है, आप x को y से इंटरचेंज कीजिए और y को x से इंटरचेंज कर दीजिए, दोनों इक्वेशन इंटरचेंजेबल हो रही है। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों इक्वेशन या दोनों के दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू x के अबाउट कैसे हैं, सिमेट्रिक है। ये ऑब्जर्व हुआ कि ये दोनों के दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू x के अबाउट कैसे हैं, मिरर इमेज है। तो इस बात का क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है ये वाला एरिया, इतने रीजन का एरिया, दिस रीजन, दिस एरिया, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया एकदम सेम है। सही है? तो मैं इतने का एरिया निकाल लेता हूं और उसको क्या कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो इस कर्व की इक्वेशन कितनी है, विच इज E1। तो E1 की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो y कितना लिखा हुआ है E1 में, देखिए E1 से मैं y निकाल सकता हूं कितना 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस x²। तो बच्चा अल्फा पे आ जाता है। अल्फा जो होगा वो होगा 8 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से मेरे को कहां पे जाना है 1/√5 तक जाना है, 0 से 1/√5 कैसे करते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला पोर्शन कितना है दिस पोर्शन, y इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस x², नीचे वाला पोर्शन कितना है y इक्वल्स टू x। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला किया अगर मैंने तो 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस x² माइनस x। अब इसे सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन किया तो 8 को तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा निकल के 4 टाइम्स
इंटीग्रेशन 0 से 1/√5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 8 टाइम इंटीग्रेशन 0 से 1/√5 एक्स, हाँ वो dx भी अपन लगा लेंगे। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? ये होता है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो ये तो x ही आने वाला है 0 से 1/√5 और ये कितना आ रहा है 8x², तो ये 4x² आ जाएगा। लिमिट लगाऊंगा मैं 0 से 1/√5 एज इट इज, ठीक है। तो देखिए अब वैल्यू कितने निकल के आ रही है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 0 रखने पे तो ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, वो तो देखना ही नहीं है। तो 1/√5 रखता हूँ अगर मैं इसमें, तो डायरेक्टली आ रहा है 4 टाइम्स। तो 1/√5 इसमें रखा तो x की जगह 1/√5 और ये जो 2 डिनोमिनेटर में था वो तो एज इट इज। 1 माइनस 1/5 कितना होता है 4/5, 4/5 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2/√5 प्लस 1/2, x की जगह कितना रख दूंगा, तो साइन इनवर्स के अंदर 1/√5 और ये कितना लिखा होगा 1/√5 रखूंगा तो माइनस का 4/5। तो बच्चों देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 1/5 इंटू 4 तो 4/5 और ये माइनस का 4/5 कट जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 4 इंटू दिस विच इज 2 साइन इनवर्स 1/√5। अब साइन इनवर्स 1/√5 कितना होता है tan इनवर्स 1/2। क्वेश्चन हमन से कॉट अल्फा पूछ रहा है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि x कहां से कहां तक है -1 से 1 के बीच में। तो अल्फा कितना आ जाएगा tan इनवर्स में 2x 2 इंटू एक्स विच इज 1, tan इनवर्स में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये अल्फा की जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है tan इनवर्स में 4/3 विच इज कॉट इनवर्स 3/4। तो अल्फा अगर हमारा कॉट इनवर्स 3/4 है तो कॉट अल्फा कितना आ गया 3/4 आ गया। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर 0.75 है।